देख तो ले आई हो। एम आई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 822। दिन गुरुवार, तारीख 28 दिसंबर 2022। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर जगदीश त्यागी जी, जो बीएससी पीएचएमएस ऑनर्स एनएचएमसी लखनऊ से किया हुआ है और होम्योपैथी के यहाँ रिनाउंड डॉक्टर्स हैं। और आज का जो आपने विषय लिया हुआ है प्रोस्टेट कैंसर, जो कि आज के समय में आने वाले बड़ा कॉमन है। पहले प्रोस्टेट कैंसर हमेशा 55 के बाद ही सुनने को मिलता था, पर अब देखते हैं लाइफस्टाइल की वजह से युवाओं में भी हो रहा है। अब ज्यादा सुन लेते हो, हम आदरणीय इनके नेप साहब से निवेदन करते हैं, क्या इनके नेप साहब से निवेदन करते हैं, तो सब आदरणीय डॉक्टर जगदीश ताकि आदरणीय नेप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। हम लोग स्वागत करते हैं आज डॉक्टर जगदीश त्यागी साहब का, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से गाजियाबाद में होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथी की कैसी विधि है, इसमें कहा जाता है कि सब पुराने से पुराने जड़ से उखाड़े जाते हैं रोग, और ऐसे रोग जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है उसको होम्योपैथिक में मिलता है। तो इसी बस हम लोग को सावधानी और कहा जाता है सब्र रखना पड़ता है। धीरे रखे तो चीजें बड़ी अच्छे से उसमें समाधान दिया हुआ है। तो आज डॉक्टर साहब का जो विषय है वो है प्रोस्टेट कैंसर। इनफैक्ट विषय प्रोस्टेट है, लेकिन प्रोस्टेट ही बाद में कैंसर में भी डेवलप हो जाता है। और ये कहा जाता है कि सब इस तरीके से लेडीज में एज बढ़ती है तो उनमें मेनोपॉज होता है, उसी तरह से पुरुषों में भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम विद एज इट स्टार्ट्स आफ्टर 50 और मे बी अराउंड 60 नॉर्मली देखी जाती है। हम लोग डॉक्टर साहब को आज सुनेंगे कि किस तरीके से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, कैंसर तो खैर बहुत आगे की चीज है, प्रोस्टेट जो हो जाता है जिसको कहते हैं कि यूरिन में प्रॉब्लम आना, होल्डिंग नहीं हो पाना, रात को बार बार उठ के पेशाब जाना, इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कैसे इस सारी इस चीज को और दूर किया जा सके ताकि शुरुआत ही ना हो सके। और जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर कैंसर की प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए। तो इस विषय पे हम ये बड़ा सामयिक विषय है सर, क्योंकि ये आज मैंने जैसे ही ये विषय देखा तो आई वाज सो हैप्पी कि एक बहुत मतलब ज्वलंत प्रश्न आजकल लोगों में है। जिसको देखो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जिसको देखो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। क्या हम लोग की कुछ आदतें खराब हो गई हैं, या हम लोग के जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हुआ, या खान पान में परिवर्तन है, या कुछ हम लोग अ, बिना जाने सूझे समझे ऐसी चीजें कर रहे हैं या ऐसी चीजें खा पी रहे हैं जिससे ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो रही है और प्रोस्टेट बाद में कैंसर में भी तब्दील हो रहा है। इस विषय में सर आज आपको प्रकाश भी डालना और हम लोग के प्रश्न होंगे उनका भी जवाब देना, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है और अपने अपने उस हिसाब से उनके क्वेश्चन है। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए बड़े सामयिक विषय और ज्वलंत विषय पे आपके आज के उद्बोधन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर जगदीश त्यागी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ऑडिबल हूँ सर सबके लिए? एम आई ऑडिबल टू ऑल? या यस सर, बिल्कुल। ये मेरा सर बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच मुझे बोलने का ये दूसरी बार मौका मिला है। और आप सभी ग्रुप मेंबर्स का, शर्मा जी का, नैब साहब का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोस्टेट बेसिकली, अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रोस्टेट एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है बॉडी का, मेल के अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, जैसे एक अखरोट होता है, तो उसी साइज की लगभग समझो कि जैसे एक अखरोट होता है। और इसका नाम प्रोस्टेट का मतलब होता है कि टुवर्ड्स डाउनवर्ड, मतलब एक तरह से औंधे मुंह लेटा हुआ कोई या उल्टा, इसको इसीलिए इसका नाम भी इसके लिए प्रोस्टेट पड़ा है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर से सटी हुई ग्लैंड है, और जो पेशाब वाली नली बाहर वाली यूरेथ्रा जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को ये कवर करता है। प्रोस्टेट जो है, जो यूरेथ्रा का सबसे फर्स्ट पार्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, उस उसको चारों तरफ से कवर करती है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो नली इसके बीच से होकर निकलती है। तो ये क्लियर है ना बात, स्ट्रक्चर उसका या सिचुएशन कहाँ है? तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे आने की वजह से जब भी इसमें कोई दिक्कतें आती है तो वो यूरिन से संबंधित ही आती है।
पेशाब से संबंधित दिक्कतें आती है, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित दिक्कत इसमें रहती है। पेशाब की नली चूंकि उसके अंदर से पास होती है, तो उस पर प्रेशर की वजह से जो भी सिम्टम आते हैं, उस पर प्रेशर की वजह से सिम्टम आते हैं। यहाँ से छोटा छोटा बताते चलेंगे कि क्यों, किस कुछ लोगों में दिक्कत ज्यादा होती है, कुछ लोगों में दिक्कत कम होती है। तो इसमें 5 लोब होते हैं बेसिकली प्रोस्टेट में। एक 5 हिस्से हैं इसके। एक लोब आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ होता है, एक एक लोब दाएं बाएं होते हैं, मतलब लिटरल लोब बोलते हैं उनको। एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, 2 लेटरल, और एक बीचों बीच होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत है लेकिन प्रोस्टेट इतनी नहीं बड़ी हुई है, तो उनका बीच वाला लोब अक्सर बढ़ जाता है। बीच वाले लोब में अगर जरा सी भी सूजन आ जाए तो प्रोस्टेट की दिक्कत, मतलब यूरिनरी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, क्योंकि वो यूरेथ्रा के सबसे नजदीक रहता है वो पार्ट। इसका जो काम होता है प्रोस्टेट का, वो काम होता है एक तरह से कहा जाए, स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी सेमिनल फ्लूइड, जितना भी मैक्सिमम पार्ट सेमिनल फ्लूइड का होता है, वो प्रोस्टेट ही बनाती है। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है मेन, जो सीमेन का जो मेन पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, वो वहीं से आता है, जो इसको एक गंतव्य तक, यानी उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है टू फ्लो स्पर्म को, और उसको नरिश करता है। उसके जो उसका भोजन है वो भी वहीं से मिलता है स्पर्म का। मेन फंक्शन इसका ये है। इसीलिए मेल में ये ग्लैंड होती है, फीमेल में नहीं होती। तो एक एज के बाद जनरली हम सब जानते हैं कि प्रोस्टेट एक एज के बाद बढ़ने लगती है। आजकल तो बहुत अर्ली एज में प्रोस्टेट बढ़ने लगी है, लेकिन वैसे जनरली 50 के बाद ये चीज प्रॉब्लम ज़्यादा रहती थी, कि भाई 50 के बाद ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है। तो इस नॉर्मल साइज के जो बढ़ने को हम कहते हैं, जैसे नॉर्मली ये थोड़ा बहुत साइज बढ़ रहा है प्रोस्टेट का, नॉन कैंसरस है, अभी हम इसको कैंसर या उसमें नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ प्रोस्टेट के साइज बढ़ने की बात करेंगे। कि जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है उसको हम बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी कहते हैं, मतलब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट कहते हैं, या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया बोलते हैं इसको हम। कि भाई सेल, मतलब प्रोस्टेट साइज में बढ़ गई है, अभी उसमें कैंसर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ज्यादातर लोगों को होती है, किसी में 40s के बाद हो जाती है, बहुत कम लोगों में, कुछ में 50s के बाद होती है, कुछ में लेट एज में होती है, आफ्टर 70 और 80s के बाद होती है। तो कई लोगों में ये साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कई लोगों में कम बढ़ता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीजें। जैसे मैंने पहले बताया कि कई बार साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन प्रॉब्लम बहुत कम रहती है, लेकिन कई बार जरा सा मीडियम लोब बढ़ा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। कई लोगों में, जैसे जनरली इसका जो वेट हम मेजर करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट और इसका साइज के बारे में जो है, तो उसमें बड़ा आज बहुत चेंज आया है। जब हम पढ़ते थे तब इसका एक नॉर्मल साइज माना जाता था कि अप टू 20 ग्राम, अप टू 20 ग्राम इसका साइज होना चाहिए। 20 ग्राम से ज्यादा, 20 to 30 फर्स्ट ग्रेड हाइपरट्रोफी मानते थे। 30 to 40 ग्राम अगर वेट है तो उसको सेकंड ग्रेड हाइपरट्रोफी मानते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इसका नॉर्मल वेट जनरली बुक्स में जो है 25 ग्राम आने लगा है, कि 25 अप टू 25 ग्राम इसका नॉर्मल वेट है। लेकिन कई लोगों में 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम तक हो जाती है। और उनमें लोगों में दिक्कत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब या लेटरल लोब बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती पेशाब की, होती भी है। और अगर मीडियन लोब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़े से बढ़ने पे इसके साइज में, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका प्रेशर डायरेक्टली यूरेथ्रा पे रहता है, क्योंकि वो यूरेथ्रा के सबसे नज़दीक वाला लोब है। तो अब जैसे कि इसके कारण की अगर बात की जाए कि क्यों होता है, तो कोई सटीक कारण इसका है ही नहीं। ये होता है कि एक फर्टाइल एज तक ये सही रहती है, जैसे जैसे फर्टाइल एज खत्म होती, कम होती जाती है, उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मेनली जैसे इसमें एक आकलन किया गया है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो उन लोगों को
या किसी का अर्ली एज में टेस्टिस को रिमूव कर दिया गया, तो उनमें जनरली देखा जाता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये माना गया कि भाई टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन कहा जाता है, जिसको एंड्रोजन भी हम इसको कह सकते हैं, तो चूंकि मेन पार्ट मेल में इसका टेस्टिस से निकलता है, तो हम इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो है, ये माना गया कि भाई इसकी वजह से ये जो है प्रोस्टेट बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक, जो अभी तक इसकी बारे में, इसके साइज के बारे में, या यहाँ तक किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने अभी बताया कि जो साइज है जैसे 20 to 30, और देखते हैं हम्म 45 या 50, इस तरह का, तो साइज कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, मतलब कि आपने कहा कि डिपेंड्स करता नहीं है नहीं, मैन टू मैन। साइज मतलब मैंने बताया ना अभी, क्या है कि अप टू 25 ग्राम तक ये नॉर्मल मानी जाती है, कि नॉर्मल है इसका। तो ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। हाँ, वो नॉर्मल है, मतलब वॉल्यूम और साइज दोनों 1 ग्राम इक्वल टू 1 cc मान लेते हैं, तो वो वहां तक नॉर्मल माना जाता है इसका। ठीक है जी। ठीक है, थैंक और इसके कोज के बाद, जैसे मैंने कहा ना कि इसका कारण कारण बहुत ज्यादा इसमें कोई फिक्सिटी नहीं है कि भाई ये कारण है वो कारण है। लाइफ स्टाइल जरूर कारण है, कि लाइफ स्टाइल की वजह से, लाइफ स्टाइल तो हर चीज में इन्वॉल्व है। बेसिकली कोई भी बीमारी है, कोई भी कैंसर है, कोई भी बीमारी है, शुगर से लेकर बीपी, या जितनी भी शरीर की बीमारियां, उसमें लाइफ स्टाइल तो इन्वॉल्व है ही। तो हर जगह जहाँ भी हम टेक्स्ट बुक देखते हैं, उसमें हर जगह लाइफ स्टाइल का रोल है, खाने पीने का रोल है, एनवायरनमेंट का रोल है, वो तो हर जगह है ही। लेकिन इसका फिक्स कारण बस यही मानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कई लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ही हो जाती है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि एक एज के बाद जब उनकी सेक्सुअल अर्ज कम हो जाती है, तो उसमें ये क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेने लगते हैं, तो उनको टेस्ट इसका बढ़ने का खतरा और कैंसर का खतरा दोनों ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमने क्लिनिक में भी कई बार इसको देखा है। हम जैसे कुछ एज ओल्ड लोग होते हैं, कुछ आर्मी वाले, पिछले दिनों थे आर्मी वाले, थोड़े ये होते हैं कि वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, डॉक्टर को भी फॉलो ज्यादा नहीं करते। तो मैंने उनको मना भी किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अल्टीमेटली राजनगर में जहाँ शर्मा जी रहते हैं, इन्हीं के आसपास 2-3 लोग थे, उनको मना करने के बावजूद भी उन्होंने वो इंजेक्शन लिए, और उनको बाद में प्रोस्टेट कैंसर हुआ। तो अब जैसे इसके सिम्टम की अगर बात करें कि सिम्टम इसमें क्या क्या होते हैं, तो सिम्टम में सबसे पहला जो हमें देखने में आता है, वो आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। उसमें पेशाब बार बार आना, स्पेशली रात में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जब ये प्रोस्टेट बढ़ती है तो। और पेशाब का बूंद बूंद करके आना लास्ट में, जब पेशाब खत्म करते हैं तो लास्ट में बूंद बूंद करके टपकना, इसका एक लक्षण है। और कई बार ब्लैडर साफ नहीं होता, रिटेंशन ऑफ यूरिन रहता है, मतलब पेशाब करके आ गए तब भी ब्लैडर में यूरिन रुका हुआ है। और कई बार पूरी तरह पेशाब, मतलब पेशाब रुक ही जाता है, जब ज्यादा प्रेशर आ जाता है नली पे इसका, यूरेथ्रा पे, तो पेशाब पूरी तरह इसका रुक जाता है। और कई लोगों में ये होता है कि वो पेशाब को रोक नहीं पाते, स्ट्रीम जो है, पेशाब की धार जो है वो पतली हो जाती है, और उसका फ्लो भी कम हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये इसके सिम्टम, मतलब इस तरह के जो परेशानी है, ये प्रोस्टेट के मरीज में देखने में मिलती है। जब एक 50 साल से ऊपर का, मतलब 55-60 साल का आदमी, कोई भी पर्सन हमारे क्लिनिक में आता है, तो वो इजीली हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि इनको प्रोस्टेट की दिक्कत है। और वो जनरली वही होता भी है, प्रोस्टेट ही निकलती है उनको। 100 लोगों का अगर डेटा लेते हैं, तो 70-80 लोग, 80%, 85% में विदाउट इन्वेस्टिगेशन पहले से ही एक हो जाता है कि प्रोस्टेट ही है। इन्वेस्टिगेशन तो करा ही लेते हैं, लेकिन उसका पता लग जाता है डॉक्टर को कि प्रोस्टेट की वजह से इसकी दिक्कत होती है। अब ये तो हुआ बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जिसको मैंने बोला कि बेनाइन मतलब एक सिर्फ साइज, बट बेनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, और मेलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट। और जो सिंपल ट्यूमर, सिस्ट कहीं हो गई है, गांठ हो गई है, तो वो सब ज्यादातर बेनाइन होती हैं। जहाँ हम कैंसर वर्ड का यूज करते हैं, तो वहाँ हम मेलिग्नेंट कैंसर की बात करते हैं, मेलिग्नेंट ग्रोथ की बात करते हैं। तो मेलिग्नेंट सी जहाँ होती है, वहाँ खतरा होता है।
क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है। अब जैसे पुरुषों में अगर देखा जाए तो मेनली जैसे फीमेल्स में यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, उस तरह पुरुषों में जो है प्रोस्टेट का कैंसर बहुत ही सामान्य है, ये ज्यादातर देखने में आता है। तो कई लोगों में तो ये अब जैसे इन्होंने नैब साहब ने भी पूछा था कि इसके कारण क्या है। कारण तो छोटे मोटे जैसे बीच बीच में कुछ आता रहेगा, उसको बताते रहेंगे, लेकिन इसमें भी वही है कि प्रोस्टेट के कैंसर के लिए कोई भी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी तक, किसी ने भी हार्मोन के अलावा। स्पेसिफिक चीज है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ ये जरूर स्लो ग्रोइंग होती है और कई लोगों में ये फास्ट ग्रोइंग होती है जनरली। सॉरी। और जिनमें स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, कैंसर प्रोस्टेट कैंसर में एक विशेष बात क्या है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये ज़्यादातर स्लो ग्रोइंग कैंसर होते हैं, कुछ लोगों में फास्ट ग्रोइंग होते हैं। जिन लोगों में फास्ट ग्रोइंग होते हैं उनमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उनमें कैजुअलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि ये मैनेजेबल होते हैं। मैनेजेबल किस तरह होते हैं कि सबसे पहले अगर ऑपरेशन की स्थिति आती है इसमें, तो ऑपरेशन में सबसे पहले टेस्टिस को निकाल देते हैं कि भाई टेस्टिस को ही निकाल दो, जिससे कि हार्मोन बनना, टेस्टोस्टेरोन बनना ही बंद हो जाएगा, तो उससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि जिनको उनको टेस्टिस निकाल दिया जाता है और प्रोस्टेट भी उसका रिमूव कर दिया जाता है। प्रोस्टेट पूरी तरह रिमूव करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके साथ यूरेथ्रा जुड़ी होती है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट उसका निकाल दिया जाता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं। लेकिन कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं, इतना स्लो ग्रोइंग होता है, उसमें विशेष किसी ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं होती। थोड़ा बहुत कोई ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली डॉक्टर दे देते हैं, जो भी थेरेपी वो देना चाहते हैं एलोपैथिकली। क्योंकि होम्योपैथिक की बात आएगी तो उसमें फिर डिफरेंट तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके पूरे लक्षण लेके, पूरी हिस्ट्री लेके तब ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथिक में तो फिक्स टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है कि सबको एक ही तरह का ट्रीटमेंट देना है, या ऑपरेशन करना है, या रेडियोथेरेपी करनी है, या कीमोथेरेपी करनी है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं कि रेडियोथेरेपी की है तो रेडियोथेरेपी से पार्ट ब्लडर भी डैमेज होता है, यूरेथ्रा भी डैमेज होती है, तो उनके फिर बाद में जो साइड इफेक्ट होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें रहती हैं, वो होती हैं उसमें। तो जनरली ये है कि अगर इसमें मेन अच्छी बात क्या है कि प्रोस्टेट के कैंसर में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ज़्यादातर केस ट्रीट हो जाते हैं, मेन बात इसमें ये है। और प्रोस्टेट कैंसर में वो सारे लक्षण पाए जाते हैं जो अभी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी के लिए बताए थे। वो सारी चीज़ें, सारे लक्षण, सारी परेशानियां प्रोस्टेट कैंसर में सेम ही होती हैं। बस इसमें क्या होता है, कई बार ब्लड आने लगता है यूरिन में, सीमेन में ब्लड आने लगता है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, मरीज का वेट लॉस होने लगता है, ये लक्षण ऐड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग। सपोज मतलब बीमारी बढ़ गई है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके लक्षण पैदा हो जाते हैं। ज्यादातर लक्षण वही रहते हैं जो बेनाइन, मतलब प्रोस्टेट, नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ने पे जो लक्षण होते हैं, वही कैंसर के भी लक्षण सेम ही होते हैं। बस मतलब चूंकि कैंसर ग्रोथ थोड़ी सी अलग तरह की होती हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ छोटा सा बता देंगे। चूंकि वो पैथोफिजियोलॉजी है, उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, वो बहुत बारीक साइंस है। तो उसमें बस उसको ये बता सकते हैं कि कैसे कैंसर सेल जो है उसके डीएनए में चेंज आ जाता है, जो कि डीएनए सेल की एक्टिविटी और सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जब डीएनए में चेंज आ जाता है तो वो सेल को जल्दी डिवाइड करने के लिए और तेजी के साथ डिवाइड करने के लिए प्रमोट करता है। और उसकी वजह से जो इमेच्योर सेल बनती हैं वो एक साथ मिलकर कैंसर बना लेती हैं, और वो कैंसर जो है बढ़ते बढ़ते बाकी टिश्यूज में, बाकी ऑर्गन को इन्वेड करता है। और कभी कभी वो सेल टूट के दूसरे जगह चली जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, लिम्फ के थ्रू वो ट्रेवल कर जाती है शरीर के दूसरे अंगों में। तो जैसे अभी बता रहे थे कि मैंने बताया, डीएनए का बता ही दिया, सेल के डीएनए में चेंज आने लगता है जो कि
सेल के फंक्शन और कार्य प्रणाली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको, ये बात समझ आ गई या इसको दोबारा बताया जाए? नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। दूसरा, ये जो अभी हम जैसे मेलेन पे चल रहे हैं, कैंसर वाले पॉइंट पर, हम्म। तो इसमें जो सिम्टम्स जो होते हैं, मतलब जो एक नॉर्मल प्रोस्टेट और एक मेलिग्नेंट, मतलब उसमें जो सिम्टम्स किस तरह का आ गया, मतलब हमारा, यानी कि वो। ये बेसिकली, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या होता है कि जनरली अभी क्या करते हैं कि जैसे मरीज को जो सिम्टम रहते हैं अकॉर्डिंगली उसके टेस्ट करा लिए जाते हैं। टेस्ट के बारे में भी आएंगे। तो मरीज में सेम ही सिम्टम रहते हैं, पता ही नहीं लगता है कि इसको मेलिग्नेंट है या बेनाइन है। तो सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में एक आइडिया लग जाता है कि भाई क्या दिक्कत है। अच्छा, जो सर्जन होते हैं उसमें एक फिंगर से रेक्टम के थ्रू जाके उसको पेल्पेट करते हैं। और तो उसमें उसकी जो टेक्सचर है ना प्रोस्टेट का, क्योंकि रेक्टम वाले पार्ट से वो लगा होता है प्रोस्टेट, तो उसका टेक्सचर जो है अगर उसको अनइवन लगता है तो सर्जन को पता लग जाता है कि ये कैंसर हो सकता है। तो उसमें कुछ टेस्ट है, जैसे PSA कराते हैं हम, है ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन उसमें कराया जाता है। और MRI कराते हैं, CT कराते हैं, तो उनसे आइडिया पता लग जाता है। और अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो फिर बायोप्सी कराई जाती है, तो उससे पता लग जाता है। तो नॉर्मली PSA करा ही लेते हैं। जिनका PSA ज्यादा होता है फिर उनको बायोप्सी और उसके लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है ना, जिनका PSA ज्यादा होता है उनमें ये चांसेस होते हैं कि मेलिग्नेंसी हो सकती है। ठीक है जी। तो जनरली जो पीएसए होगा, मेरे ख्याल से वो 4 से नीचे रहना चाहिए ना मेन। हाँ, 4 से नीचे, 4 से नीचे। क्योंकि 4 से अगर, जैसे अगर बढ़ने हाँ पे है, हाँ हाँ। तो तब हमारे जो है सिम्टम्स को थोड़ा सा। वो मतलब जनरली जब PSA बढ़ता है तो ये मतलब ज्यादा ही हो जाता है, 70, 80, 100, 150 इतना पहुंच जाता है जिनको मेलिग्नेंसी होती है। तो उन कंडीशन में फिर दूसरे इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मरीज को कहते हैं कि भाई इसमें बायोप्सी कराई जाए, या MRI और करा लो, या PET CT करा लो। PET CT इसलिए कराते हैं कि बॉडी में कहाँ कैंसर फैला है, तो वो पता लग जाता है उससे, है ना। तो अब कैंसर का फैलना क्लियर हुआ आपको कि कैसे फैलता है कैंसर, जैसे मैंने अभी बताया, या उसको दोबारा रिपीट किया जाए? अच्छा, कोई आपको कुछ। नहीं, आपने दरअसल अक्सर ये बताया कि नॉर्मल वेट बढ़ना उसका प्रोस्टेट का और कैंसरस प्रोस्टेट का दोनों के सिम्टम सेम है। सिम्टम सेम होते हैं। सिम्टम सेम से, तो जब भी हम लोग को महसूस हो कि इसमें कुछ बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है या कुछ ब्लॉकेज हो रही है, तो वी शुड गो फॉर PSA आल्सो। PSA आल्सो। दैट इज टू बी ऑन द अल्ट्रासाउंड के, सेफर साइड। अल्ट्रासाउंड तो रिकमेंड करते ही हैं। तो हम्म। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ PSA भी रिकमेंड कर देते हैं हाँ, आजकल। वो जरूरी है वो, वो जरूरी है। क्योंकि जब पता ही नहीं चलेगा तो क्या बोल। जी जी अच्छा जी। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ UTI का भी पार्ट है, UTI हो जाना? UTI सर इसलिए होता है क्योंकि ये यूरेथ्रा को प्रेस करता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रुकने लगता है, पूरी तरह ब्लैडर मतलब क्लियर नहीं होता है। तो उसकी वजह से UTI बना रहता है। मतलब रिकरेंट UTI होने लगता है कई लोगों को, कई लोगों को नहीं होता और कई लोगों को होने लगता है। क्योंकि ब्लैडर का खाली होना बहुत जरूरी है। पेशाब का रुकना जो है वो अपने आप में इन्फेक्शन को दावत देता है। कि ब्लैडर कभी खाली नहीं हुआ है, वो 2 बार जाता है तब भी उसका ब्लैडर खाली नहीं होता। 5-7 ml तक तो नॉर्मल मानते हैं ब्लैडर में, आफ्टर यूरिनेशन जो है 5 ml 7 ml या बिल्कुल ना हो ये नॉर्मल है। लेकिन इसके ऊपर अगर यूरिन रुकता है 30 ml 40 ml 50 ml 80 ml, कई लोगों को 100-150 ml भी बचा रहता है, यूरिन करने के बाद इतना यूरिन उनके ब्लैडर में बचा रहता है, तो ये एक एबनॉर्मलिटी है। इसकी वजह से बार बार उनको इन्फेक्शन होता रहता है। और कई बार तो ये प्रेशर की वजह से, क्योंकि यूरेथ्रा में प्रेशर रहता है, उधर ब्लैडर में रिटेंशन है, तो उसका जो प्रेशर की वजह से, रिटेंशन की वजह से किडनी तक उसका इफेक्ट आता है। लेकिन वो कंडीशन डिपेंड करती है कि मरीज की कंडीशन क्या है, कितना प्रेशर है, यूरिन पास हो रहा है नहीं हो रहा है। कई लोगों में यूरिन ही रुक जाता है पूरा, इसकी वजह से उनको इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो उनको बैक प्रेशर की वजह से और यूरिन रुकने की वजह से उनको किडनी तक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। UTI में तो जनरली हम लोअर ट्रैक्ट को ही मान लेते हैं, किडनी तो बाद में जाके इन्वॉल्व होती है। मतलब ब्लैडर यूरेथ्रा तक ही ज्यादातर इन्फेक्शन रहते हैं, किडनी में कम होते हैं। लेकिन कई बार तो ये देखने में आता है कि किडनी भी उसमें इन्वॉल्व होगी इन्फेक्शन में। लेकिन वो आते इसीलिए हैं कि यूरेथ्रा जो है, जो पेशाब की नली है, वो रुक गई है। इसके प्रेशर की वजह से वो यूरिन की नली पूरी तरह ब्लॉक हो गई है या पार्शली ब्लॉक हुई है। तो पार्शली ब्लॉकेज में क्या है कि
जब तक प्रेशर यूरिन का बना है तब तक यूरिन पास होता है, थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ यूरिन का तो उतना यूरिन रुक जाता है, उसमें पूरी तरह क्लियर नहीं होता यूरिन। तो वो इसमें रहता है। अच्छा, इसमें लगता जो है कोई यूरिन का एक टेस्ट भी तो होता है जिसमें यूरिन की फ्लो को देखते हैं, मतलब किस फ्लो से वो है टेस्ट सर का। ये टेस्ट यूरोफ्लोमीटर है वो। यूरोफ्लोमीटर। यूरोफ्लोमीटर होता है, लेकिन इन सॉरी इन टेस्ट का मतलब मरीज के लिए कोई फायदा नहीं है। देखा जाए तो इन टेस्ट को सिर्फ इसलिए कराते हैं कि भाई फ्लो कितना है, मरीज को इसका कोई विशेष फायदा मिलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब मरीज को इससे कोई लेना देना नहीं होता, मरीज सिर्फ वैसे ही बता देता है मरीज तो आके कि भाई मेरा फ्लो कम है। वो कहता है पहले डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा फ्लो रहता था, अभी कम रहता है। फ्लो मीटर टेस्ट, ये सब टेस्ट मतलब मरीज के लिए इनका बहुत लाभ हमें नहीं समझ आया कि मरीज को इसका विशेष लाभ नहीं मिलता। और ना ही ट्रीटमेंट में इसका कोई चेंज होता है कि ट्रीटमेंट प्लान कोई चेंज हो गया है। तो उसमें यह है कि जो एक्सरसाइज बताई जाती हैं वो तब भी बताई जाती हैं और वैसे बताई जाती हैं। तो मरीज को इसमें बहुत ज़्यादा यूरोफ्लोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मरीज के लिए कोई फायदेमंद टेस्ट नहीं है, उससे उसको कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। तो इसमें ये बता रहे थे कि जैसे कैंसर सेल जो डेवलप होती हैं, कैंसर सेल का मैंने बताया कि वो अनकंट्रोल डिवीजन हो जाता है, मतलब डीएनए उसको जो डीएनए में चेंज आता है उसकी वजह से उसको मैसेज आता है कि आप जल्दी जल्दी डिवाइड करो और तेजी के साथ डिवाइड करो। तो वो जो सेल तेजी के साथ डिवाइड कर रही है वो कलेक्ट होकर एक साथ और वो कैंसर का रूप ले लेती हैं और ये बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इनका डिवीजन बहुत तेज होता है। और ये बढ़ते बढ़ते जो है साइड बाय साइड जितने ऑर्गन रहते हैं, सपोज करो ब्लैडर है और जो भी पार्ट आसपास है, रेक्टम है, तो उसमें इन्वेड कर जाते हैं, उसमें उनके टिश्यूज घुस जाते हैं, धस जाते हैं। तो उस पार्ट को ये इसमें कैंसर का इन्वॉल्वमेंट साइड वाले ऑर्गन में हो जाता है। दूसरा होता है इसका फैलने का तरीका कि सेल ब्रेक हुई, कोई ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल इसकी वजह से टूटी और उसमें जो है उस सेल उसके ब्लड के फ्लो के साथ किसी दूसरे पार्ट में चली गई और वहां जाके वो ग्रो करने लगती है, क्योंकि उसकी नेचर वैसी बन गई है बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाली। तो जो कहते हैं ना कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, वो ज्यादातर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेल्स चली जाती हैं रिमोट एरियाज में सॉरी डिस्टल एरियाज में। तो बॉडी के हर पार्ट तक वो पहुंच सकती हैं और वहां जाके वो ग्रो कर जाती हैं। तो इस तरह से जो है कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। जी सर। अच्छा, रिस्क फैक्टर में अगर देखा जाए तो जैसे जिन लोगों को कैंसर का रिस्क है उसमें एक तो बताया कि ओल्डर एज, मतलब 50 साल के बाद, जैसे बताया कि 50 साल के बाद कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 50 साल के बाद ही ये ज़्यादातर देखने में आते हैं। और एक होता है कि रेस रेस में होता है जो ब्लैक पीपल्स होते हैं उनमें कैंसर ज़्यादा तेज होते हैं और विग्रस होते हैं उनमें ज़्यादा, वाइट पीपल की अपेक्षा। तो कैंसर ये रेस जो वर्ल्ड वाइड एक डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें ये देखा गया है कि वाइट लोगों को कम दिक्कत है और ब्लैक लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। फैमिली हिस्ट्री में भी ये होता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री है, प्रोस्टेट कैंसर की, तो उनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली टू जिनकी फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव रहती है या नहीं, किसी की फैमिली हिस्ट्री में उस तरह का कैंसर का कोई हिस्ट्री है तो उनके अपेक्षा जिनकी फैमिली में कैंसर रहता है किसी को, उनके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, तो उन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है। और अब जैसे बात आती है कि प्रिवेंशन की, कि कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में भी वही है, क्योंकि इसका कारण कोई निश्चित नहीं है। तो इसमें क्या है कि हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, वो सब करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कि डाइट में जितने भी मल्टीविटामिन, मतलब जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, इनका सेवन करें, मल्टीविटामिन एक्स्ट्रा ले लें। अब एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन का ये जो चीज़ें आई हैं ये कुछ बाद में ऐड हुई हैं, पहले तो एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन का कोई वो ही नहीं था। पहले तो सारी की बुक्स में यही था कि भाई हम अच्छी ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, मौसम के जितने भी फल आते हैं उनको खाया जाए। तो एक बैलेंस डाइट के बारे में पहले कहा जाता था कि इससे बैलेंस मतलब डाइट अच्छी रहेगी तो कैंसर का चांस कम रहेगा। फास्ट फूड जैसे है इसको पूरी तरह अवॉइड किया जाना चाहिए कि भाई इसको ना खाया जाए।
और जैसे कार्सिनोजेनिक कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे मेटल्स हैं जो पानी में आजकल मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट आ गए हैं, उनकी वजह से कुछ हद तक माना जाता है कि इनकी वजह से भी ये कैंसर को प्रमोट करते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है। अगर कैंसर में एक्सरसाइज का और वेट का बड़ा रोल है कि अगर कोई मरीज हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा है और अपने आप को डेली 1-1.5 घंटा योगा प्राणायाम या कोई एक्सरसाइज करता है, उनको जनरली देखने में आता है कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, बढ़ तो जाती है लेकिन प्रोस्टेट कैंसर ज्यादातर नहीं होता। जो लोग स्लो लाइफ स्टाइल में, उनको प्रोस्टेट कैंसर के चांस ज्यादा रहते हैं। तो एक मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल और वेट वेट नहीं बढ़ना चाहिए। वेट रिडक्शन भी इसकी एक थेरेपी है कि अगर हम वेट किसी का बढ़ा है और वेट कम कर देते हैं, उसको एक लाइफ स्टाइल उसकी सुधार देते हैं, तब भी इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि उसको कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सिम्टम लगते हैं तो अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास उसको जाना चाहिए। मतलब हाई रिस्क अगर लग रहा है किसी को कि भाई मुझे कुछ है, मेरी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह से डरा हुआ है, तो उसको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि मैं अपने आप ही कुछ कर लूँ, उसको डॉक्टर से एडवाइस लेनी ही चाहिए। तो और कुछ जो आप जानना चाहते हैं इसमें? दो चीज़ें इसमें बहुत ही परेशान करती हैं, प्रोस्टेट कैंसर हो या बीपीएच हो, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। एक है इनकॉन्टिनेंस, जो ओल्ड एज में अक्सर देखने में आता है कि इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशाब रुक ही नहीं पाता, वो होल्ड नहीं कर पाते पेशाब, बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते। और एक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये प्रोस्टेट कैंसर में भी देखने में आता है और बीपीएच में भी देखने में आता है। तो इनके लिए डॉक्टर एक्सरसाइज बताता है, कुछ थेरेपीज इनके लिए हैं वो बताई जाती हैं, तो उससे काफ़ी हद तक वो कंट्रोल रहता है। कुछ मेडिकेशन है, जैसे होम्योपैथी में तो हम मेडिसिन देते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक वो कंट्रोल रहती हैं चीज़ें। तो ये ब्रीफ है प्रोस्टेट कैंसर का। क्योंकि कैंसर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी वाली हैं, मतलब सेल्स में क्या चेंज आएगा, वो बहुत बारीक डेटा है, वो आम आदमी के या किसी के मतलब का नहीं रहता, उसको उससे सिर्फ डॉक्टर को ही मतलब है, बाकी लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना भी नहीं चाहिए और उसमें घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो फिजियोलॉजी में पहुंच गया, पैथोफिजियोलॉजी में पहुंच गए। तो इसमें आप में से कोई भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डॉक्टर क्वेरी? साहब, ये जैसे आपने बताया कुछ एक्टिव लाइफ होना, तो एक्टिव लाइफ मीन्स एक्सरसाइज वगैरह करता रहे, तो इसके कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जिससे कि या प्रोस्टेट के वेट कम ना बढ़े? तो एक तो सर जितनी भी जनरल बॉडी एक्सरसाइज हैं हम्म। वो किसी भी बीमारी को होने से रोकती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जनरल बॉडी एक्सरसाइज, जैसे वॉक है, ब्रिस्क वॉक है, कोई भी ऐसी गेम एक्टिविटी, जो कोई आप गेम खेल रहे हैं, सपोज करो एक बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, बैडमिंटन खेलने जाते हैं आप, या जैसे सूर्य नमस्कार एक जनरल बॉडी एक्सरसाइज मानी जाती है कि सारे बॉडी के सारे जोड़ और सारी मसल्स उसमें काम करती हैं। तो जनरल बॉडी एक्सरसाइज मतलब ये अकेले प्रोस्टेट के लिए नहीं सर, ये किसी भी बीमारी को ठीक रखने में मदद करती है हमारी। अच्छा, प्रोस्टेट के लिए जैसे पर्टिकुलर प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेशल कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जैसे इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस के लिए आप देखेंगे कीगल्स एक्सरसाइज, कीगल्स एक्सरसाइज एक आती है, ठीक है ना, ईगल्स आप उस पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो जैसे आप योगा सर करते हैं क्या? डॉक्टर साहब, वॉक काफी करते हैं, नहीं डेली के मतलब मोर मैं देन इसलिए टेन बता रहा थाउजेंड था, स्टेप्स हो जाते हैं। अच्छा और मैं लॉन्ग, इसलिए बता रहा था कि जो कीगल एक्सरसाइज है, तो मैं योगा अगर करते हैं तो उसको अभी बता सकते हैं कि क्या होती है, ये मैं कह रहा था। योगा से कभी कभी कर लेते हैं, अच्छा मेनली उससे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाकी मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ अच्छा, रेगुलरली मॉर्निंग में। इसमें इसमें सर 3 एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं। वन इज सेतु बंध आसन, ठीक है, ये आप एक बार सर्च कर लें क्योंकि इसको बताना थोड़ा मुश्किल है। जी जी। सेतु बंध आसन। दूसरा है मूल बंध। मूल बंध मूल तो ऐसे, बंद, मूल बंध आप हाँ अगर, ठीक है, वो समझते हैं सर। मूल बंद स्थिबंध आता है, बल्कि उसमें उड्डयन बंद होता है, और ये जालंधर बंद और मूल बंद तीनों इकट्ठे करते हैं सर उसको। तीनों इकट्ठे कर सकते हैं या अकेले मूल बंध भी लगा सकते हैं आप। जी जी। और एक एक्सरसाइज केगल है, एक्सरसाइज वही है, केगल एक्सरसाइज। हाँ जी हाँ जी, मैंने इसीलिए बताया कि और कीगल तीसरी कौन को, सर? यहाँ जो है ना, यहाँ बेसिकली क्या है कि इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, हम लोग लेट रहे थोड़ा सा, उन्होंने पेटेंट करा लिया इसको,
तो अगर सर्च करेंगे नेट पे तो कीगल मिल जाएगी, वो उन्होंने पेटेंट करा लिया इसका। केगली वही मूलबंध भी वही है, सेम मूल बंद वही है, सेम ही है, सेम ही है। और दूसरा होता है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा, तो 3 एक्सरसाइज मैंने योगा में बताई इसमें। एक तो इसमें है सेतु बंद आसन, और सेतु बंद में भी हमें गुदाद्वार को खींच के रखना होता है। जब हम सेतु बंद लगाते हैं तो उसमें भी गुदाद्वार को खींच के रखें। और मूल बंद में भी खींच के रखना होता है, सांस निकाल के और खींच के रखें। और अश्वनी मुद्रा में क्या है कि यूरिनरी पार्ट को और बॉडी वाले पार्ट को दोनों को खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें, खींचे छोड़ें। ये अश्वनी मुद्रा है। जैसे अश्व लीद करता है और उसको दबा दबा के निकालता है, तो वो अश्वनी मुद्रा वहीं से ली गई है कि अश्व जिस तरह लीद पास करता है अपनी, तो उस तरह से उसको संकुचित किया जाए, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन उस तरह से होना चाहिए। तो उससे इसमें काफी फायदा मिलता है। ये बेसिकली पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, ये अकेले प्रोस्टेट की एक्सरसाइज नहीं कही जा सकती। इसमें जितने भी जेनाइटल ऑर्गन है वो स्ट्रेंथन होते हैं और उनकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। तो इससे बहुत सारी बीमारियां, जैसे इनकॉन्टिनेंस बताया, यूरिन का ना रोकना, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक इसी एक्सरसाइज से आराम आ जाता है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जनरली कि कई इसमें वीडियोस भी आए, यूट्यूब में भी है कि शायद खड़े होके यूरिन करना, यूरिनेट, वो उसकी वजह से भी ये ऐसा होता है ये या ये खाली मिथ है? नहीं सर, यूरिनेशन ऐसा तो कहीं मतलब अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो खड़े होके बैठ के, हाँ, पोटी पास करने का तो जरूर है कि वो हमेशा उखड़ू पोजीशन में बैठ के ही पोटी पास करनी चाहिए। क्योंकि उससे जो नीचे का रेक्टम और कोलन है उनकी एक प्रेशर मतलब पड़ता है, लाइन अप एंगल हो बनता जाते हैं और उनको पास होने में आसानी हो जाती है स्टूल को। है। तो एक प्रेशर भी पड़ता है, एब्डोमिनल कंटेंट जो होते हैं वो नीचे की तरफ प्रेस करने में आसानी होती है। तो वो तो एक है, लेकिन यूरिन के लिए कहीं कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हम खड़े होकर करें या बैठ के करें। अच्छा, एक क्लिनिकल टेस्ट जो पीएस से ही बोलते हैं, मैं पीएस से टेस्ट कराते लो साल में एक बार, हाँ जी, हाँ उसी जी। से पता चलता रहता प्रोस्टेट इसका पूरा है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हम इसको बोलते हैं, और यही इसका एक टेस्ट है ना जी। है। अच्छा, टेस्ट में बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अल्ट्रासाउंड, शुरू में तो अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में बड़ी निकलती है तो फिर पीएसए पे जाते हैं कि पीएसए करो, और पीएसए भी अगर कुछ निकलता है तो फिर एक बार सर्जन, ये काम थोड़ा सा पहले होम्योपैथिक में हम लोग जब कॉलेज में थे तो कर लेते थे, अभी चूंकि प्रैक्टिस में नहीं रह गया है तो पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं हम। तो इसको डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन, डीआरई बोलते हैं इसको। फिंगर मतलब ग्लव्स पहन के फिंगर से रेक्टम के थ्रू डाल के फिंगर, वो प्रोस्टेट को जज कर लेते हैं कि प्रोस्टेट का टेक्सचर कैसा है। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि कैंसर है या नहीं है। अगर कोर्स टेक्सचर है, अनइवन है, तो अच्छा, फिर होम्योपैथी में कोई ऐसा है जनरल है जो सभी ले सकते हैं आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80? कौन से मेडिसिन है जो लिया कुछ जा सकता है एज ए जनरल मेडिसिन? एज ए जनरल मेडिसिन आप सेबाल सैरुलाटा ले सकते हैं। अच्छा, सेबाल सैरुलाटा मदर टिंचर, और 15-15-20 बूंद सुबह, 15-20 दोपहर, 15-20 शाम। अगर 3 बार भी ना ले पाए तो 2 बार ले लें। ठीक है, वेट कम हो जाता है इसका, प्रोस्टेट का? वेट सर, ट्रीटमेंट से वेट कम हो जाता है लेकिन पूरी तरह नॉर्मल नहीं आता। जनरली ये देखा जाता है कि पूरी तरह कम नहीं होता। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे, इस चीज को बहुत क्लियर कर लेना चाहिए कि कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है। एज जैसे 25-30 एज है, 35 साल की उम्र है, और पेशेंट आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब ये तो मेरी प्रोस्टेट बढ़ गई है। तो बेसिकली उसको प्रोस्टेट, बीपीएच वाला प्रोस्टेट नहीं है जो एज के बाद होती है, वो प्रोस्टेट नहीं है उसको। उसको प्रोस्टेट में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। जब इन्फेक्शन ट्रीट कर लेते हैं तो प्रोस्टेट का साइज अपने आप नॉर्मल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डीप रूटेड इन्फेक्शन कहते हैं। बहुत उसके लिए तो काफी दिनों तक एंटीबायोटिक देते हैं जी, एलोपैथी में। तो प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी कई बार देखने में आता है हम्म। कि सेम सिम्टम आने लगते हैं। बल्कि उसके साथ क्या होता है, जलन, मतलब फीवर वीवर भी उसके साथ कई बार आ जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन को ट्रीट करने पे प्रोस्टेट नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है प्रोस्टेट जहाँ इन्फेक्शन है सिर्फ। और वो अर्ली एज में ज़्यादातर देखा जाता है। लेट एज में तो वैसे बढ़ी रहती है। अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है। और वैसे जैसे ट्रीटमेंट देते हैं
तो साइज कम हो जाता है और यूरिनरी प्रॉब्लम ज्यादातर खत्म हो जाती है। मतलब इतने सालों की प्रैक्टिस में बहुत रेयर है किसी को ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ी हो। That's great. हाँ दो चीजें डॉक्टर साहब ये इसमें है, हमने जो डिस्कशन भी किए थे इसमें, उसमें एक तो कहते हैं कि अगर वेट ज्यादा भी हो, इफ इट इज नॉट ब्लॉकिंग द यूरिनरी जो ट्रैक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट इट ग्रो। वो नॉर्मल है, लोग कहते हैं 100-150 ग्राम के भी हो जाते हैं, अगर उन्होंने हाँ यूरिनरी ट्रैक को नहीं ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट किया, इट हैज गॉट नो मीनिंग, आप चलते रहिए उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा ऐसा है। ये कहते हैं कि अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है तो अल्ट्रासाउंड में रिंग्स सी आनी शुरू होती हैं। नहीं वो तो जब अल्ट्रा, ये मैंने इसलिए बोला है कि जो ये अल्ट्रासाउंड की डायग्नोसिस नहीं की है तो ज़्यादा ही डीप हो जाती हैं, तो इसके लिए तो रेडियोलॉजी वाला सजेस्ट करता है, वो अपना भी सजेस्ट कर देता है कि गो फॉर एमआरआई और पीएसए और बायोप्सी, और उसके लिए सजेशन हो जाता है वो। तो उसमें तो ये सेलुलर डैमेज और सेल की जो साइज है, शेप है, वो पूरा लिखते हैं, उसके बिहाफ पे जज हो जाता है कि भाई क्या है ये। ये प्रोस्टेट, लार्ज प्रोस्टेट जो है कैंसर में ना तब्दील हो, इसके लिए क्या कोई खास कर सकते हैं? अभी जस्ट डू नॉट नो, इट इज जस्ट सर ऑटोइम्यून कह लीजिए सर डिजीज है। ज्यादातर ये देखा जाता है जो पेशेंट बहुत सारे मेडिसिन लेते रहते हैं, लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब है, और अपनी लाइफ से जो जनरली परेशान से रहते हैं और कुछ मेडिकेशन लेते रहते हैं फॉर एनहांसिंग हिज सेक्सुअल एपेटाइट और सेक्सुअल डिजायर्स, उनके लिए जो लेते रहते हैं ना, तो उनको ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि एक एज के बाद चीजें अपने आप कम होने लगती हैं। तो आदमी का दिमाग ऐसा ही है, आप समझ ही रहे हैं उस चीज को, कि हम लोग ना सेटिस्फाइड नहीं रहते किसी भी चीज से। तो उसकी वजह से ज्यादातर मैंने देखा है आज के टाइम में, जो मैं यहाँ प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, वो ज्यादातर उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम है जो अननेसेसरी कुछ ना कुछ मेडिकेशन लेते रहते हैं, उनको ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती गॉट इट। चीजों से परहेज रखा जाए तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती, फिर हैं। ये हेल्दी लाइफ जैसे स्टाइल है आपका, जो जैसा आपने मेंटेन किया है। नॉर्मल एंड हेल्दी। हाँ, तो वो उसी हिसाब से चलता रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम किसी चीज को मेडिसिनली इंप्रूव करें, वो ठीक नहीं है। आज बहुत क्लियरिटी आ गई आपकी बातों से। अच्छा, कुछ अपने आप भी इसका साइज कम हो सकता है या खाली बढ़ता ही है सर? पर कई बार क्या होता है कि ये देखने में आता है कि जैसे 50-70 तक बढ़ा, आराम साइज बढ़ता चला गया 70-80 तक, जी। और कई लोगों में 80 के बाद कम हो जाता है, और हम्म। कई लोगों में ये होता है कि 80 के बाद और बढ़ जाता है, क्योंकि एक एज के बाद बॉडी श्रिंक होती है, तो श्रिंकेज के साथ प्रोस्टेट भी श्रिंक हो जाता है। लेकिन ये फिक्सिटी नहीं है, इसमें ये देखा गया है कि फिक्सिटी नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में एकदम 100% नहीं कहा जाता। कई लोगों में जिनको 60-70 में ज्यादा है, वो देखते हैं कि 85 में जाके ऑटोमेटिकली कम हो गया, बॉडी श्रिंक कर गई, बॉडी के सारे पार्ट मांसपेशियां श्रिंक कर रही हैं, तो लेकिन ये फिक्सिटी नहीं है। इसमें यही कहा जाता है कि एज बढ़ने के साथ साथ ये चीजें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, कोई एक्सरसाइज भी होती है जिसको प्रोटेस्ट हो जाता है ये प्रोस्टेट, एक्सरसाइज भी पूरी खत्म कर देती हैं क्या उसे? मैं समझा नहीं, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है। कई कई प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, हाँ जी। लेट करके टांगों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, उससे फर्क पड़ता है क्या? खत्म हो जाता है उससे? नहीं सर, एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज से जैसे 3 एक्सरसाइज अभी बताई थी, उनसे जी, बहुत फर्क पड़ता है। आई सी। उनसे उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मांसपेशियों की एक्सरसाइज है, पूरे पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है, उससे साइज में भी फर्क पड़ता है, जो कंप्लेन है उसमें भी फर्क पड़ता है, ओके, और थैंक जनरल यू। बॉडी एक्सरसाइज तो बताई ही जाती है कि जैसे वॉक करते हैं, नैब साहब ने कहा मैं वॉक करता हूँ, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ओके, हाँ, इस बात। वॉकिंग वॉकिंग जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक एज के बाद तो वॉकिंग बहुत जरूरी है। ओके, वॉक थैंक हमारा लॉन टेनिस दोनों चलता है, और कभी कभी खेलिए फिर शुरू हो जाए तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये जो आपने बंद वगैरह बताए, ये जी, सात सात है मेरी, वो भस्त्रिका से शुरू होता है, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और ये सब करते करते आप ये तीनों देखेंगे कि बंद एक साथ लगाना, अंतराल, ये सब करते हुए फिर वो कहिए 4-6 महीने चालू रहे, फिर वो किसी रीजन से बंद हो गया, लेकिन ये टेनिस और वॉक चलती रहती है। जी जी जी। वॉक में तो अराउंड इट इज मोर देन 12,000 स्टेप्स ए डे, अराउंड 15 भी हो हम्म। जाता है, तो वो गुड, दैट इज गुड।
बाकी इसमें दरअसल ये है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट इज ऑलमोस्ट कहना चाहिए इट इज वेरी जनरल थिंग विच कम्स विद द एज, वी वेरी शुड जनरल, एक्सेप्ट इट एज इट इज। इट्स वेरी जनरल, और लगभग लगभग सभी को सभी को प्रोस्टेट होता बढ़ती है। मतलब ये मान के चलें कि कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको प्रोस्टेट का साइज चेंज नहीं होता, साइज में चेंज आता ही है, बस ये है है। किसी को ज्यादा किसी को कम। बस मैं वो जो है कि मेन उसका यूरिनरी ट्रैक का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बस, अगर बाल तो सबके सफेद होने ही बाल सबके सफेद होने। है। इट्स ए, मतलब इसको हम ये कहते हैं, इट्स ए एजिंग प्रोसेस बेसिकली। हम्म, तो एजिंग प्रोसेस है, ये सभी को आनी है। लेकिन ये आपने देखा होगा जो योगा होगा और एक्टिव एक्सरसाइज में रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादातर बहुत ज्यादा समस्याएं क्रिएट नहीं करती। खाना पीना अच्छा है, सब कुछ लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो उनको ज्यादा दिक्कतें इसमें नहीं आती है। लाइफस्टाइल हेल्दी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी असर पड़ता है सर? नहीं सर, इससे नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन का ज्यादा असर नहीं पड़ता। अच्छा, लाइफस्टाइल हेल्दी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ना हम सिर्फ खाने पीने और एक्सरसाइज करने को ही लाइफस्टाइल हेल्दी मानने लगते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है। मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक आजकल एक नई वो पढ़ रहा हूँ, जीएनएम बोलते हैं, जर्मन न्यू मेडिसिन के नाम से, एक 6 7 8 साल पहले एक थ्योरी डेवलप हुई है। हम्म, तो उसमें क्या है कि साइकी के ऊपर है, साइकी, मेंटल एंड बॉडी। मतलब हमारा दिमाग क्या चीज परसीव करता है, और उस परसेप्शन की वजह से दिमाग का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है, और वो एरिया फिर किस पार्ट को अफेक्ट करता है। वो मोटा मोटा इस तरह से है, आप समझ रहे हैं? तो हम्म। मेंटल हेल्थ जो है ये बहुत रोल प्ले करती है। हम कई बार सोच लेते हैं कि फिजिकली तो हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब सोच विचार या टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, तो इसको नहीं कंसीडर करते हैं, जबकि ये हमारी हेल्थ और लाइफ स्टाइल का पार्ट है। लाइफ स्टाइल तब तक हेल्दी नहीं मानी जा सकती जब तक हम मेंटली हेल्दी ना हो, मतलब स्लीप अच्छी ना हो, हम हैप्पी ना हो, तब तक वो हेल्दी लाइफ स्टाइल में नहीं रख सकते उसको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समय मिला तो हम तो कह रहे हैं 15 जनवरी के बाद कभी भी रख हाँ, लीजिए सर मतलब इसको। ये एक्चुअली इट इज ए थोड़ी मुझे वेरी, मैंने, मतलब मुझे लगता है ये बड़ा आप कहना चाहिए सामयिक विषय जिसे कहते हैं ना, इट इज वेरी करंट सब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं। और अभी मतलब मैंने रिसेंटली एक एलोपैथ से बात हो रही थी, बल्कि वॉज आई में प्रेसिडेंट कानपुर, जी वो कह रहे थे कि हम लोग दवाइयां खाकर शायद अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, हम लोग इमीडिएट इंसुलिन लेना शुरू कर देते, बॉडी को रिएक्ट ही नहीं करने देते कि बॉडी को बॉडी इस रिएक्ट, चीज के साथ लड़े। हमने बॉडी को उस तरीके से तैयार ही नहीं होने देते, तैयार होने के पहले ही उसमें इंसुलिन डाल दिया, दवाइयां डाल दी। तो अगर बॉडी में टेम्परेचर है कि उसको थोड़ा सा आप बियर करिए, लेट द बॉडी फाइट इट आउट, हम इमीडिएट पैरासीटामोल खा के उसके बॉडी का रिएक्शन खत्म करके उसको रिडेंडेंट कर देते हैं। तो ये एक अभी थ्योरी बहुत तेजी से चल रही है। ये तो नहीं आपने सर, बहुत ही कहना ये ना, चाहिए ये वाजिब सब्जेक्ट है। और हरीश शर्मा से मेरी रिक्वेस्ट है सर कि 15 जनवरी की बात, उसके पहले थोड़ा सा मेरा पार्टिसिपेशन में अनइवन सा रहेगा, 15 दिन के बाद रेगुलर रहूंगा, तो उसमें मेरा छूटना नहीं चाहिए। दैट वुड बी वेरी नाइस सब्जेक्ट। नहीं डॉक्टर साहब नहीं सर, देंगे, बहुत तो अच्छा लास्ट किया। में देंगे, जनवरी के हाँ लास्ट सर। में देंगे। हाँ अभी सर, एक मैं अभी 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 मैं विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर साहब एंड हरीश शर्मा जी, चौधरी साहब हॉस्पिटल में दिखाई दे रहे हैं, इज अगेन हॉस्पिटलाइज, कैन वी आस्क हिम क्या हो गया सर? हाँ डॉक्टर साहब, जी आज सर, वही बात जो सामयिक बात बोल रहे हैं ना, मेरे लिए एकदम सामयिक है, क्योंकि मैंने 20 साल पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन ट्यूआरपी करवाया था। जी और 2 दिन पहले, तीन जी दिन पहले जी ब्लड में यूरिन में ब्लड काफी आने लगा और क्लॉट जैसा हुआ और यूरिन बंद हो गया था। जी तो अभी अपोलो हॉस्पिटल में आए हैं, जी और यहाँ पर आज मेरे सब कुछ हो गया, जितना टेस्ट आप बोल रहे थे ना। पीएसए तो मेरा हम रेगुलर करवाते थे, पीएसए तो बहुत कम रहता था, 1 जी, अभी 0.9, आज कल करवाया था 0.9 था। हम्म, लेकिन वो सब चीज करवाया, मतलब जितना टेस्ट होता है सब। तो आज वो किया है, सिस्टोस्कोपी किया। जी, तो सिस्टोस्कोपी में हम्म, दिखाया कि प्रोस्टेट थोड़ा कोई उसमें थोड़ा सा ग्रोथ है, हम्म, और लीजन्स है, ब्लैडर में भी लीजन सा दिख रहा था। तो हम्म, उसको काट करके निकाला है, आज ही हम्म, निकाला, आज ही किया है। जी जी, और उसको फिर खैर टेस्ट के लिए तो भेज ही दिया, कैंसर है कि नहीं है वो तो ट्यूसडे को रिपोर्ट आएगा। हम्म, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्यों, अचानक ये कैसे हुआ, क्यों हुआ,
ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सी दवाई खानी चाहिए। एक्सरसाइज तो मैं करता हूँ, अभी तो सर आप सर बंद नंबर भी ले करता लीजिएगा। हूँ। हाँ आप सर अरविंद जी से नंबर ले लीजिएगा। अभी तो आप जो हॉस्पिटल एडवाइज आपको कर रहा है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो अभी तो सारी हाँ एडवाइज उन्हीं की माननी है आपको, क्योंकि आपका ऑपरेशन हाँ हुआ है और वो ऑपरेशन वाला जो उससे डैमेज प्रोटोकॉल है। होती है बॉडी को, वो हील करना बहुत जरूरी है। जब आप घर पहुंच हाँ जाएं तब आप एक बार बात करिएगा, ठीक है हाँ जी? हाँ, तो ठीक है। तब अभी उसमें तो बताएंगे। एक दो दिन तो रखना पड़ेगा इनको, शायद रखेंगे ही। हाँ, दो तो रखेंगे थोड़ा सा। लेकिन ऐसा होता है कि ब्लैडर को भी प्रेस कर देता है। ब्लैडर में जो आप कह रहे हैं सिस्टोस्कोप से पता लगा, तो चूंकि हाँ उसका इन्वेजन या जब बढ़ जाती है प्रोस्टेट, तो ब्लैडर को भी वो दबाने लगती है, क्योंकि ब्लैडर हाँ से चिपकी हुई ग्लैंड है एकदम। हो सकता है, जी जी। वही हो। और नली को भी दबाने लगती है। तो उन्होंने हाँ ऑपरेट करके उसको निकाल दिया है। ये हाँ, प्रोस्टेट पूरी नहीं निकलती है, पूरी निकालना अच्छा। है। हाँ, इसका पार्ट क्योंकि निकाल देना है जो पार्ट। 20 साल पहले हमने TURP से करवाया था, जी जी। डॉक्टर के एडवाइस पर ही कि निकाल दीजिए, इसको बस कर ये हो दीजिए। सकता है कि उस टाइम पे अगर ना निकलवाते, या जो भी उस टाइम का रहा, है ना, तो हाँ वो निकलवाना एकदम से छोटी सी ग्रोथ के में ही अगर बेनाइन है तो निकलवाना ठीक नहीं होता है। प्रोस्टेट को ऑपरेट बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो जाए, जो अनकंट्रोल्ड हो, उस तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक प्रोस्टेट ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। एक तो तो ऑपरेशन में डॉक्टर, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है यूरिनरी प्रॉब्लम कंटिन्यूस रहने लगती है। उसमें यूरेथ्रा कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। यूरेथ्रा इतनी सॉफ्ट होती है कि वो हील भी करती है, तो उसमें स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, और उसकी वजह से यूरिन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए बन जाती है फिर। तो ये एक समस्या है इसके लिए। तो इसको छिड़वाना ज्यादा नहीं चाहिए, अगर जब तक विशेष कोई दिक्कत ना हो जाए तो। विशेष दिक्कत तो नहीं था, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में थोड़ा ज्यादा दिखा, आ, तो उसको वो डॉक्टर के एडवाइस पर ही किया। हेल्थ चेकअप करते थे, रेगुलर हेल्थ चेकअप। सर उसमें थोड़ा ये सा नहीं दिखा, नहीं, उसको ऐसा है डॉक्टर साहब, लगा बिल्कुल दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ हुआ था अपना, तो जो डॉक्टर साहब वाली बात कह रहे हैं, ये पहले एडवाइस किया था, पर मैंने ना करके कैंसिल करके, मुझे किसी सीनियर हम्म, डॉक्टर ने कहा जब तक मेडिसिन चल रहा है चलने दीजिएगा। ओ, तो मैं मेरा तो आपसे ट्रीटमेंट एक चीज और पूछना चाहेंगे। मेरे को आपकी इस बात से एक क्वेश्चन बड़े दिनों से दिमाग में था, और ये एक दो लोग के साथ हुआ कि सर्जरी कराने के बाद सपोज उन्होंने वेट कम कर हाँ दिया, काट छांट दिया, आफ्टर ए पीरियड में भी 4 5 6 ईयर दोबारा डेवलप हो जाता, फिर वेट बढ़ जाता है इसका। हाँ सर, दोबारा डेवलप हो जाती है। इसके हाँ, प्रोस्टेट के ऑपरेशन 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे हो जाते हैं कई होते बार। रहते हैं, हाँ अरे, हाँ। क्योंकि हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव वो इससे बहुत परेशान है, इन्हीं वजह से मतलब भी। बेसिकली ना, मैंने बताया ना, पूरी तरह ग्लैंड को नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर पूरी तरह निकालेंगे तो यूरेथ्रा निकालनी पड़ जाएगी। तो यूरेथ्रा निकल गई तो फिर पेशाब ही कैसे होगा? अलग से नली ये लगाएंगे तो प्रेशर बनाता है उसके ऊपर, पाइप के ऊपर, पाइप के यूरिनरी ऊपर। ट्रैक के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। समझिए। तो ये अच्छा सर, ये है कि बीइंग ए मेडिकल पर्सन, कुछ चीजें हमें भी लगता है कि भाई पब्लिक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पब्लिक है, मतलब ये जरूरी नहीं है सर कि जो हम सब कर रहे हैं, डॉक्टर फेटर्निटी, जो डॉक्टर की लॉबी है, वो सब सही काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी का एक रिसेंट है, हालांकि ये मुझे नहीं बताना चाहिए। अभी के एक बहुत ही रिनाउंड ओंकोलॉजी वाले हैं दिल्ली में, दोनों हस्बैंड वाइफ। उन्होंने 62 साल 63 साल की उम्र होगी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और वो जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपनी वाइफ का उससे हम्म, ट्रीटमेंट कराया था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई। तो वो चूंकि मित्तल साहब बहुत ही बल्कि अरविंद जी जानते होंगे मित्तल साहब, अरविंद जी जो रामला ग्राउंड में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, आप जानते होंगे उनको। तो उनकी वाइफ का ऑपरेट उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, उनकी वाइफ की तो डेथ हो गई। लेकिन मुझे परसों तरसों भी वो बता रहे थे कि उन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने आश्रम ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने ये कहा कि मैंने लाइफ में एक भी पेशेंट ठीक नहीं किया। तो उनको एक गिल्ट उनके अंदर था कि मैंने किया क्या है जीवन में। मैं 4 लाख रुपए का एक पेशेंट को इंजेक्शन लगवा दे रहा हूँ, उस इंजेक्शन से कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसी प्रैक्टिस या ऐसे प्रोफेशन का फायदा नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो जो ट्रीटमेंट पार्ट चल रहा है, बस एक क्या होता है, फ्लो में चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तो कोई आदमी होता है, कोई एक डॉक्टर होता है, एक बीच में आकर उसमें रोक लगाता है, कि वो पैर लगा देता है कि भाई रुको यार, ये क्या कर रहे हो? तो हम लोग सर ऐसे ही हैं कि फ्लो में बहने वाले हैं।
तो ट्रीटमेंट पार्ट तो इतने गलत हैं, ट्रीटमेंट तो बहुत सारा चेंज होना चाहिए। जो इतनी सारी एंटीबायोटिक्स, इतनी सारी दवाएं हम लोग खा रहे हैं, इसमें तो लगभग लगभग 1/10वें हिस्से की भी जरूरत नहीं है जो हम रूटीन में ले रहे हैं। और हम लोग की आदत भी ऐसी होगी कि जरा सा जुकाम हुआ नहीं, हमने 2-3 एंटीबायोटिक और अपने आप ही स्टोर से खरीद लेते हैं, कई बार तो डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। और डॉक्टर भी इतने, मतलब उनको भी जल्दबाजी रहती है। अब आप ये देखें कि यूरोप में जितने कंट्रीज हैं, ज्यादातर उनमें जो दवाई जो है, जुकाम खांसी बुखार, इनकी तो 5वें-6ठे दिन शुरू करते हैं। उससे पहले कोई दवाई नहीं देते कि जाओ घर, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो ज्यादातर अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग है, सब बीमारियां वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। ये हमारे यहाँ सब हम लोग नहीं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं अपने जीवन में। डॉक्टर इस पे तो अभी एक मैं 2-3 इधर एक वीडियो भी देखा था जिसमें somebody एक मतलब डेटा दिए थे कि 57% सर्जरी जो नॉट रिक्वायर्ड है वो हो रही हैं, rather मोर देन दैट, कुछ कि वो सर वो उनको खाली अपना क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा है, इस पे नहीं कर सकते, बट दैट इज ए वेरी वेरी वायरल वीडियो। हाँ उसने पूरे फैक्ट्स दिए थे, और वो फैक्ट्स उसके थे एमसीआई के थे, शायद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थे कुछ। जी दूसरा जो आपने ये बोला है कि ऑन्कोलॉजिस्ट वाली सर, आज ही सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था कि शायद यूएसए के किसी डॉक्टर को 45 इयर्स की सजा दी गई इसलिए कि उसके मोर देन 100 पेशेंट्स को जब कैंसर, ही न्यू दैट जिनको कोई कैंसर नहीं है, जस्ट टू मिंट मनी उसने उनको कीमोथेरेपी की। और एक ने तो शायद कीमोथेरेपी कराने के बाद वो दस वो किसी टीवी का इंटरव्यू आ रहा था, कीमोथेरेपी कराने एक फर्स्ट कीमोथेरेपी के बाद शी वेंट टू द अदर डॉक्टर, उसने कहा नहीं आपको कुछ है ही नहीं, यू आर टोटली हेल्दी, आपको काहे कीमोथेरेपी हो रही, बट शी स्टॉप दैट, और वो बच गई। कुछ लोग की डेथ भी हो गई। नाउ ही हैज बीन सेंटेंस फॉर 45 इयर्स, लेकिन उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी, और लोग मांग कर रहे हैं कि उसको डेथ पेनल्टी दी जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है, वी कैन नॉट डिस्कस द थिंग्स, लेकिन जो चीज पब्लिकली है, वीडियोस पे है, टीवी पे चैनल्स पे डिस्कशन है, उसके लिए बहुत तो कह ही सकते हैं सर। थैंक्स अ लॉट, मेरे को तो आज आपने कई चीजें बहुत क्लियर की। सर, मैं तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूंगा कि ठीक है डॉक्टर की हेल्प ली जाए, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं सभी लोग कि हम अपनी हेल्थ को अपनी मुट्ठी में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हम अपनी हेल्थ को अपनी मुट्ठी से बाहर ना जाने दें। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से रहना है, कितना रेस्ट बॉडी को चाहिए, कितना हमें दिमाग में लोचा करना है। वो जब ज्यादा होने लगे तो उससे निकले किसी तरह से, दोस्तों की मदद लें, परिवार की मदद लें, लेकिन ज्यादा बड़ा पछड़ा ना पालें। घरेलू उपाय जितने करने हों वो कर लें। जुकाम खांसी बुखार में पुराने जितने उपाय थे वो सब सटीक हैं। आजकल उन्हीं उपायों को कंपनियां बेच रही हैं। एक टाइम था कि लोग कहते थे कोलगेट में इसमें तो नमक, नमक से तुम्हारे दांत घिस जाएंगे। मतलब आज आता है कि कोलगेट में नमक है। एक टाइम आता था कि कोयले से दांत मांजने में दांत खराब हो जाते थे। आज टूथपेस्ट में कोयला है। चारकोल का टूथब्रश आ गया सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आज टूथपेस्ट में कोयला है। तो ये तो हमें हमें अपनी अवेयरनेस को इस लाइन पे ज्यादा बढ़ाना है, ना कि बीमारियों की लाइन में बढ़ाना है। कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पुराने जो सिद्धांत हैं, पुराने वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुरानी बुक्स हैं। आयुर्वेदा हमारे यहाँ का बहुत पुराना है, हमने उसको छोड़ दिया है। कुछ ही लोग हैं जो आयुर्वेदा को जिंदा रखे हुए हैं, उनमें रामदेव जी हैं। नहीं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जितने निकलते हैं, मुश्किल से 5% आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। 100 डॉक्टर में से 5 डॉक्टर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 95% डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। हमारे देश की ये दुर्दशा है। वेरी ट्रू। ऐसा ऐसे भी हमने देखे जो एलोपैथिक होने के बाद आयुर्वेदिक कर रहे हैं, मेरे मेरे दोस्त भी हैं कई से। नहीं सर, एलोपैथिक वाले कुछ चीज तो आयुर्वेदिक लिखते ही हैं, जैसे लीवर का टॉनिक है, जी हाँ, जी हाँ। यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए नीरी है। ये हम्म। कुछ तो दवाएं आयुर्वेदिक ही लिखते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक वाला उनको ना लिख के आयुर्वेदिक वाले वो लिख रहे हैं। अब मैं बताऊं, मेरे बगल में मेरे मित्र हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, और वहीं राजनगर सेक्टर 6 में रहते हैं, सेक्टर 5 या 6 में रहते हैं। यहीं उनका हॉस्पिटल बना हुआ है मेरे घर के पास ही। वो अपने सारे पर्चों को होम्योपैथिक दवाई लिखते हैं हड्डी टूटने में। आप समझ रहे हैं, जबकि ये बात समझने वाली है। और जितने भी होम्योपैथिक में तो खासकर जितने भी रिनाउंड डॉक्टर हुए हैं बहुत, वो सब एलोपैथिक वाले थे। सबने एलोपैथिक छोड़ा और होम्योपैथिक अपनाई। अभी भी इंडिया में मोर देन 100 डॉक्टर ऐसे हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और वो एलोपैथिक नहीं करते हैं, वो होम्योपैथिक ही करते हैं।
मतलब क्वेश्चन ये है कि जो पेशेंट के लिए बेटर है वो सोचा जाए, मतलब क्वेश्चन ये है उस ना, बस बस उस पर स्विच क्वेश्चन किया के है। लिए है ना, बस हाँ। उस पर स्विच करते चाहे हैं। वो कोई भी पैथी हो, जिस भी पैथी से ठीक हो, पेशेंट के लिए बेटर होना चाहिए, बस क्वेश्चन माइंड में ही होना चाहिए ना। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो बाद में दो शब्द हमारे देव ऋषि साहब बोलेंगे, कोई शब्द किसी का हो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से हम लोग को डिफाइन कर दिया। बस इसमें लास्ट एक क्वेश्चन बचता है कि जो उन लोगों को डायबिटीज या बीपी है, उन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए प्रोस्टेट की वजह से। उसके जी जी हिसाब से जी थोड़े जी। से चांसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं। एक बार पार्डन प्लीज, दोबारा मैंने कहा बोलो। कि जिन लोगों को डायबिटीज है या ब्लड बीपी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा और अलर्ट होना चाहिए अपनी दिनचर्या के अंदर, हाँ हाँ। ताकि प्रोस्टेट को और तरीके से उस पर ध्यान रखा जाए। फिर अपन ये शुगर कहते हैं। डायबिटीज जिनको भी है, हाँ। डायबिटीज तो हर बीमारी के लिए हम्म, उसको प्रमोट करती है, बीमारी को, हर बहुत। बीमारी में को प्रमोट करती है। तो डायबिटीज तो कंट्रोल रहनी चाहिए। और दूसरा, डायबिटीज के बारे में ये बता दें कि डायबिटीज बहुत हद तक रिवर्सिबल होती है अगर हम चाहें तो। हम अपनी दिनचर्या और खाना पीना अगर व्यवस्थित कर लें, ओवर ईटिंग खत्म कर लें, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि मैंने तो देखा कि जिस प्रकार से जो आजकल के टाइम जाड़ा आ गया है, तो कायदे में बीपी की मेडिसिन को एक बार रिवाइव भी करानी चाहिए। बहुत से लोग उसी को लेते रहते हैं, क्योंकि जाड़ों नहीं, के वो तो मौसम में जाड़ों के मेडिसिन। मौसम में सर बीपी बढ़ जाता है। जी हाँ, तो जी हाँ, जाड़ों के मौसम में डोज की ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है कई जी हाँ। बार। और इस पार्ट में लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि जिनका बीपी बढ़ा रहता है वो अपने आप ज्यादा कंट्रोल जितना हो सकता है करें, लेकिन इसमें डॉक्टर की सलाह जरूर लें, नहीं हम्म। तो बीपी बढ़ जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। क्योंकि कई बार व्यक्ति कहता है कि सर मैंने बीपी की मेडिसिन कम कर दी, कम ना करे, क्योंकि उसके बीपी के चक्कर में उसको किडनी बचानी होती है कई जगह उसको, मतलब उसका जो नहीं है नहीं, उसको नीचे लाना होता है उसको। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए बीपी की। रेगुलर मॉनिटरिंग के हिसाब से ही बीपी की दवाई कम हो सकती है। अपने आप बीपी की दवाई कम करने में तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदमी में दो शब्द हमारे देव ऋषि साहब बोलेंगे ना। आदिन देव ऋषि साहब, साउंड बंद है सर, साउंड खोल लीजिएगा, साउंड बंद है आपके। साउंड साउंड। और डॉक्टर साहब, जैसे नायब साहब ने कहा, बहुत उपयोगी रहा आपका। सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल कहा, और कुछ ऐसा लगा आपके जैसे बिल्कुल नेचुरोपैथी की बातें कर रहे हैं आप। मतलब कि और रहन सहन और लाइफस्टाइल को सिर्फ सिर्फ जैसे खान पीन ही तक लिमिटेड नहीं है, लाइफस्टाइल का मतलब बहुत है। तो एक बड़ी अच्छी बीच में वो छोटा सा टोटका दिया था। तो आपने कुछ दोस्त रखिए। जी तो जो दोस्ती की बात कही आपने, वो उसमें एक मेरा शेर है: चंद दोस्त और चंद जिंदा दिल शौक रखिए जनाब, जी सर, गम सब छंटते जाएंगे, खुशियां मिलते रहेंगी बेहिसाब। बहुत बढ़िया सर, ये हाँ, बिल्कुल सटीक है सर, ये बिल्कुल इनके बिल्कुल। बगैर जिंदगी नहीं है, इसके चंद बगैर जिंदगी दोस्त नहीं और है। चंद दोस्त और चंद जिंदा जिंदा दिल शौक रखिए जनाब, गम सब छंटते जाएंगे, खुशियां मिलती रहेंगी बेहिसाब। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका आज का प्रवचन इतना बढ़िया रहा कि बिल्कुल एक आप बड़ा आनंद से जीवन भी बताइए, डॉक्टर के पास जितना कम जाना पड़े। और ये जो मेंटल वाली बात आपने कही, जो साइकी की बात कही, जो आप आगे अपना एक प्रवचन और भी लेंगे, लेक्चर और लेंगे, जरूर लीजिए, क्योंकि यही है जो एक दवा, सबसे बढ़िया दवाई यही है। जी 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 और होम्योपैथी पे तो जब मैं पर्सनली हूँ, मैं एलोपैथी तो कभी किसी कोई कोई एलोपैथी से कभी मैंने क्योर ही नहीं कुछ किया, सब एलो होम्योपैथी में इतना विश्वास है। और आपसे आपका नंबर भी ले लूंगा, कभी जरूरत पड़ी है तो आपसे लेते रहेंगे। जी 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 और सर। प्रोस्टेट में क्रॉस की एक्सरसाइज जो आपने बताई है, जो मूल बंद वाली है, बेस्ट एक्सरसाइज है। जी और दो तीन एक्सरसाइज है, वो उसका तो जवाब नहीं है। जी और सब प्रैक्टिकल बातें आपने, जैसे नायब साहब तो बीच बीच में आप बताते भी रहे, ये करना, वो जो कर रहे हैं। तो आपने सब चीजें बहुत बताई हैं। वही वाली बात है, प्रिवेंटिव वाली बात है। जैसे अगर इसका रीजन ही नहीं पता तो प्रिवेंटिव आदमी क्या करेगा। तो वही वाली बात, अपना रहन सहन ठीक किया जाए। और एक पीएसए वाली बात और बतानी भी। एक जैसे चौधरी साहब ने कहा, पीएसए ठीक था, लेकिन फिर भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आ गया उनको। सर, नो- पीएसए जो है वो मैलिग्नेंसी के लिए कराते हैं हाँ जी। कि कहीं मैलिग्नेंसी, कैंसर तो नहीं है। हाँ, पीएसए प्रोस्टेट के बढ़ने के लिए इंडिकेशन नहीं होता।
पीएसए मेलिग्नेंसी के लिए है। अगर पीएसए ज्यादा बढ़ा तो मेलिग्नेंसी की तरफ जाते हैं, कैंसर की तरफ चले जाते हैं। तो इनको, जो चौधरी साहब को है, चौधरी साहब को मेलिग्नेंसी नहीं है, इनको बेनाइन प्रोस्टेट ही था, लेकिन बेनाइन उसकी वजह से प्रोस्टेट, कंप्लेन इनको बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। परेशानी बढ़ने की वजह से ब्लैडर में प्रेशर आ गया, यूरेथ्रा में प्रेशर आ गया, यूरिन की नली दब गई है, तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम है। इनको कैंसर का नहीं है। आगे आगे होम्योपैथी की दवाई खाने से कुछ रिलीफ रहेगा आगे? हाँ सर, बिल्कुल रहेगा, रहेगा, बिल्कुल। बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं गारंटी देता हूँ, सारा जीवन हमने होम्योपैथी में विश्वास किया है और बहुत ही 100% है, सेफ है, और बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। और हम आपसे हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए, दूसरी बार आए, पिछली बार भी हमको याद है। जी और सर। हम इसका लाभ उठाते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू सर। उपयोगी रहा सब। नहीं, प्रैक्टिकल थैंक यू सर। एग्जाम्पल मेरा है कि मैं एलोपैथी से होम्योपैथी पे आ रहा हूँ, मतलब अब जिसको कि जी जी फायदा है तभी याद किया 100% जाएगा ना। बिल्कुल। हम्म। अब ये जी जी। याद रखिए, मैंने आपकी मतलब जिंदगी मेरा में आज परिवार तक जो कभी है, चोट लगी। मतलब मेरा पूरा परिवार अब जो है होम्योपैथी पे कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके ना। अब मैं भी हूँ 100%। भले मेरे डॉग बाइट भी हो गया था, मैंने एलोपैथी की कोई दवाई नहीं ली। मैंने सिर्फ होम्योपैथी से ही अपने आप को लाया कि कहीं भी चोट लगती है, आज तक कभी एलोपैथी ने, कभी बैंडेज ने बाहर से करवाई भी, छोटी सी एग्जांपल है। जी जी। बाकी हर चीजों के लिए भी होम्योपैथी ही सजेस्ट करूंगा। आप आए, इसी माध्यम से मैं बाकियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, होम्योपैथी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करिए। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में जाना पड़ता हो, ये नहीं कि उसको जाना नहीं है। जैसे आपने डॉक्टर चौधरी साहब को बताया भी, वो हॉस्पिटल में है, तो आप होम्योपैथी को भूल जाइए, उसके बाद आने के बाद इसका स्टार्ट आने करना। के बाद, आने के बल्कि बाद। हाँ इसमें डॉक्टर साहब एक चीज देखिएगा, जो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो जो जिन्होंने इसकी इजाद की थी होम्योपैथी की, वो मेरे ख्याल एलोपैथी डॉक्टर थे। एलोपैथिक डॉक्टर। एलोपैथी डॉक्टर थे, हैंडमैन, तो उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, मतलब उन्होंने इस चीज को डेवलप किया, उन्होंने और मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में, जबकि इसकी वहां हुआ था, पर इस समय इंडिया के अंदर ज्यादा है समय। इंडिया में जाते हैं। इंडिया में ज्यादा, मतलब आप देखिए ना, मतलब इंडिया में जाते इसकी हैं, जो इंडिया है में जाते हैं। जर्मनी। जर्मनी से भी ज्यादा इंडिया में होम्योपैथी बहुत पॉपुलर है। हम्म। सर, इंडिया जो है, मैंने वही बताया ना, हम लोग ना कभी समझे नहीं अपने आप को। हम्म। हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें सबकी एक्सेप्टेंस है, वो क्रुअल्टी नहीं है हम लोग के अंदर। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे ज्यूइस हैं, चाहे जितने भी बाकी जो धर्म है, उनमें क्रुएलिटी है। उनको अगर फॉलो नहीं करता कोई तो उनको मार देंगे, काट देंगे, उस तरह का है। अभी जो मैं जिनकी बात कर रहा था, डॉक्टर हैमर, उनको भी जेल में डाल दिया था। वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, और उनको भी सजा हुई थी कि तुम हमारी पूरी लॉबी के खिलाफ काम कर रहे हो और ये तो गलत है। तो बेसिकली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस बहुत है, हम सब लोगों सब में जन, सभी के सब लिए जन सेवा है, एक्सेप्टेंस। सब जन सबके लिए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ का मतलब थोड़ा हम आप नए, अपनी 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 रोटी मिल बांट के खाओ, हम अगर कुछ कमा हाँ, भी रहे हैं, मिल बांट के खाओ तुम। हमारे अंदर एक्सेप्ट, मतलब कोई नया आदमी आता है, नए विचार लेके आता है, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें सुनो यार क्या कह रहा है। ऐसा नहीं पहले से उसको डिनाई कर दे, नहीं भाई तुम कौन होते हो। इसलिए हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनमें सबके करेक्शन का उसमें प्रावधान है। वेदों में बल्कि नहीं है, लेकिन उपनिषद में करेक्शन का प्रावधान है बल्कि कि अगर हमारे कोई करेक्शन करना तो कर हमारे सकता है। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि आप जिस भी धर्म को, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, उसी को मानो और अच्छी तरह से मानो। उन्होंने कभी और ये नहीं अच्छी कहा तरह। वो और अच्छी तरह से मानो, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बिल्कुल कहा जिसको भी आप मानते हो, चाहे क्रिश्चियनिटी को माने, मुस्लिम माने, सब अच्छी तरह और अच्छी तरह से करो। मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा जैसे अच्छा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सबसे पहले मनुष्य तो बने हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। बाद में जो बनना हो तो बने। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जगदीश साहब, आपने समय निकाल थैंक के यू समय सर, दिया, और थैंक जूम यू। के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि सभी लोगों ने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहें। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, चाहे वो बीमारी ही सही है। क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वाह। क्योंकि जब आप बहुत किसी की बहुत। छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। वाह। आइए तो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। नाम से